नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में युवा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। साथ ही बता दें, सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा मॉक पार्लियामेंट सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह लोकतंत्र का उत्सव और नीति निर्माण की एक जीवंत प्रयोगशाला है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से देश को यह स्पष्ट संदेश दें कि लोकतंत्र की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये महासागर लेकर के आया है। तो युवा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और उन्होंने साफ कहा कि इसका जो संदेश है जन जन तक पहुंचाना है और इसको लेकर संबोधित भी किया कार्यक्रम को। उधर गुरुग्राम में महिला संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जैसे बताया भी गया है कि मॉक पार्लियामेंट द्वारा जो इमरजेंसी देश के अंदर लगी थी और इमरजेंसी के समय जो यातनाएं लोगों ने सही थी, उन सब को स्मरण करने का ये हर वर्ष हम उसको याद करते हैं। 25 जून 1975 वो काला दिन, जब पूरे देश के अंदर अस्थिरता का माहौल खड़ा हो गया था। हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम उनसे बातें भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी, मुझे तो सोचती भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, परंतु बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं कि इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ कि देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस प्रकार का दौर देखा है, और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था जब देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। मैं जब बात सुनता हूं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात थे। अंधेरे में कोई उनको अंधेरे के अंदर जहरीला जानवर कोई उनको वो कर ले,
परंतु क्या अत्याचार हुए। हरियाणा के अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान प्रजापति धर्मशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाज के लोगों को राज्य स्तरीय महाराजा गुरुदक्ष जयंती समारोह का न्योता दिया। 13 जुलाई 2025 को भिवानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश भर में मंत्री और विधायक इस सम्मेलन में शामिल होंगे। रणवीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर प्रदेश में महापुरुषों की जयंती नियमित रूप से मनाई जा रही है। प्रदेश की सभी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पेच वर्क का जो काम है करवा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी को कोई कमी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है। आज इस जयंती के लिए निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों में यहाँ कुरुक्षेत्र महाराज धर्मशाला में पहुंचा हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से सभी महापुरुषों का, संत महात्माओं का जन्मदिन, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सरकारी सतह पे मनाया जा रहा है। हाल ही में हमने कबीर जयंती सिरसा में मनाई, महर्षि कश्यप जयंती जयंती के अंदर मनाई, भगत धन्ना जी की जयंती उचाना के अंदर मनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती सिरसा के अंदर मनाई, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, रविदास जयंती, ये सभी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने की और उसको अभी लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर ये चल रहा है। और पहली बार सरकारी स्तर के ऊपर चरखी दादरी जिले के गांव जावा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झोजू ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रोहित शर्मा ने शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रेमचारण ने की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को अपने आसपास साफ सफाई रखने और कचरा प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रोहित शर्मा ने बताया कि साफ सफाई रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सभी घरों में शौचालय का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुले में शौच करने से गंदगी फैलती है और वातावरण भी दूषित होता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कचरे को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में ही डालें, गीला सूखा कचरे के लिए अलग से डस्टबिन रखें, ताकि हमारे आसपास तक जो है सफाई बनी रहे। गांव में वो चीज है। चैनल को नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा 17 जून से 17 जुलाई तक जो हमारा ये स्वच्छता ग्रामीण स्वच्छता अभियान जो चला हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया, सारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे बताया गया कि अपने गांव में स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छता को दुरुस्त करें। और हमारे गाँव में भी हमने काफी हद तक पिछले कुछ 2 साल जो हमें सुने हुए होंगे सुधार किया है। जैसे 5 पोल सिस्टम बनाया है, उसके अंदर गंदे पानी की व्यवस्था है, हर घर से गंदे पानी को निकाला गया जा रहा है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण भारत 2025 चल रहा है, जिसमें आज हमारे गांव जावा में एक कार्यक्रम रखा गया है। ब्लॉक से हमारे रोहित सर और सीओ ऑफिसर से सीओ दफ्तर से हमारे संदीप सर जी आए हुए हैं। आज यहाँ हमारे आंगनवाड़ी वर्कर इकट्ठी हुए हैं, स्वीपर्स हैं, हमारे पंच सदस्य हैं और हमारे गांव के भी ग्रामवासी आए हुए हैं। आज का हमारा मोटिव लोगों को यही जागरूक करना है कि हमें साफ सफाई पे ध्यान केंद्रित करना है, खुले में शौच मुक्त करना है। हर गांव में आज शौचालय है तो अपने शौचालय का सदुपयोग करना है।
और साफ सफाई पे हमें अपने घर में भी ध्यान देना और हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना है। और इसको एक हम लेके चल रहे हैं लोगों को जागरूक करते हुए कि आप अगर अपने गांव को स्वच्छ रखते हैं तो हम आम नागरिक, हमारा गांव भी स्वस्थ रह सकता है। ग्राम पंचायत जावा में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। अब भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पूरे भारत में चल रहा है और ये हर साल स्वच्छता में सुधार के लिए चलाया जाता है सरकार द्वारा। गांव की अच्छी रैंकिंग आए, गांव के लोग सफाई की तरफ प्रेरित रहें और आने वाली टीम का सहयोग करें, इस बारे में आज गांव के लोगों को जागरूक किया गया है। ये ग्रामीणों का बहुत अच्छा भरपूर सहयोग मिला, सरपंच का, पूरी पंचायत, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, सभी लोगों ने मिलकर संपूर्ण सहयोग किया और अपने अपने घर के स्तर पे भी, गांव के स्तर पे भी बड़े बड़े श्रमदान अभियान चलाने का आश्वासन दिया। हरियाणा सरकार ने राज्य पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव संजीव कौशल को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि आईएएस अधिकारी अंशज सिंह इसके सदस्य सचिव होंगे और इसके अलावा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बाद में की जाएगी। और इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी की है। उधर हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आंदोलन पर बैठे छात्रों से मिलने के लिए जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, उनके भोजन की व्यवस्था बंद कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के अधिकारों को मारने का जो बीड़ा है यहाँ के वीसी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उठा लिया है। खाना हमारा बुनियादी अधिकार है और इसे भी छीन लिया गया है। इस कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को सीधा भाषा में बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन छात्र जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। जी, मैं इस वक्त हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आज हमारा आंदोलन रहा, आज हमारा दिन काफी नरमाई से गया है। हमने 2 तारीख का बड़ा फैसला ले रखा है यूनिवर्सिटी को बंद करने का। उससे पहले सरकार हम गुहार करते हैं कि सरकार हमारे निर्णय जो हमसे वादा किया गया था हमें अपने निर्णय लाके देते, पर सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। सरकार बार बार हमारे ऊपर नोटिस निकाल रही है। कल लड़कियों को बंदी बना लिया, हॉस्टल में उनका मेस बंद करवा दी, उनको खाना तक नहीं दिया गया। दूसरी जो बातें हमारे ऊपर कह रहे हैं, ये आज ऐसे तक कह रहे हैं हमें कि आज लाइट बंद करके आपको पीटा जाएगा, यहाँ पे आपको मारा जाएगा और आपको यहाँ से उठा के लेकर जाया जाएगा। तो सीएम साहब ने जैसे कल बयान दिया था, बच्चों आपकी मांगे मान ली हैं, तो हमारी कौन सी मांगे माननी है? ये आपकी ये मांगे माननी है क्या जो हमारे ऊपर बार बार ये संबंध निकाले जा रहे हैं, नोटिस निकाले जा रहे हैं? दोनों हाथों से इनके अधिकारों को मारने का काम सरकार ने, सरकार के मुखिया ने और यहाँ के वाइस चांसलर ने जैसे बिडाई उठा लिया है। हमें लगता था कि सरकार अपनी बात पर अमल करेगी, उसके बावजूद जहां उन बातों को जुठलाने का काम सरकार के प्रतिनिधि लोगों ने किया, वहीं अब जो बुनियादी अधिकार है, उसका जो खाने का अधिकार है उसको भी छीन लिया गया, रहने के अधिकार को भी छीन लिया गया, जबकि अभी एग्जामिनेशन शेष है। पहली बार है कि लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया। ऐसे में मुझे लगता है सरकार को सीधी भाषा। उधर बल्लभगढ़ में विधायक मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 निवासियों को लगभग 37 लाख रुपए की सौगात देते हुए अटल पार्क में म्यूजिक सिस्टम और फैंसी लाइट का जो है उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने दादा पोते ट्रैक पर लगाई जाने वाली लाइटों का भी शिलान्यास किया है। साथ ही लंबे समय से सीवर जाम की समस्या को देखते हुए नई सुपर सोकर जो है मशीन भेजकर वहां के कार्यों का भी मुहूर्त किया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि कल हाई पावर वर्क कमेटी की जो मीटिंग हुई और बहुत लंबी डिमांड थी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके समय में इसकी घोषणा हुई थी और लंबे समय से प्रोसेस में था कि रेलवे की परमिशन होना, कहीं जमीन की समस्या होना। और मैं कृष्णपाल जी का भी, केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि दोनों का पुलों का जो कल उन्होंने जो टेंडर को रिलीज किया है कि उससे बल्लभ के विकास को गति मिलेगी और जाम की जो समस्या जो जरूर रहती है उससे मुक्ति मिलेगी। और उन्होंने सेक्टर 61 में
जो अपना लोकल बस डिपो भी बनाने की घोषणा की है, 18.5 करोड़ के आसपास उसकी लागत आएगी। और पानी की योजना, पानी जो अमृत का पानी आना है, जो अपना रैनीवेल का, उसकी भी कल हाई पावर वर्क कमेटी में की है। इससे शहर के लोगों को पानी मिलेगा और शहर के विकास को गति मिलेगी। मैं इससे उनका धन्यवाद, जल्दी मुख्यमंत्री समय लेंगे, इसका पत्थर लगवाएंगे और काम को जल्दी फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ के नोटिस लगने के बाद में हंगामा मच गया। शुक्रवार शाम लोगों ने आशा न टूटने के डर से सैनिक कॉलोनी मस्जिद चौक पर जाम लगा दिया और पुलिस के समझाने पर भी जाम खोल गया। बता दें कि यह कॉलोनी गैर मुमकिन पहाड़ पर बसी हुई है और नशा तस्करों का गढ़ मानी जाती है। स्थानीय विधायक धनेश अधलक्खा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आम जनता के घर नहीं टूटेंगे, सिर्फ नशा तस्करों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नशा तस्करों की जानकारी पुलिस को दें। कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। हमसे वोट लेके गए, हम सब पूछे कि किस लिए खड़े हो, हमें क्या टाइम दिया है इन लोगों ने, किस चीज के लिए? 10 दिन में हम कहाँ चले जाएंगे? आप बताओ, 10 दिन में हम कहाँ चले जाएंगे? 10 दिन में सामान है, बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और सब चीजें 10 दिन में कहाँ से इंतजाम है? रोजगार आपके जाम लगाने से और लोगों को तो परेशानी हो रही है। हमें तो परेशानी हो रही है, उस चीज का क्या? हमें तो हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो परेशानी क्या? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बंदे भारत क्या करेंगे? पब्लिक ही नहीं रहेगी शहर में तो शहर किस बात का होगा? वो क्या करेंगे? हम मर ही रहे हैं। हमें तो पाए राजने इंसानों को हटा रहे हैं, जो अवैध इंसान इस देश में बसे पड़े उनको हटाओ ना, सबसे पहले उनको हटाओ। अवैध को नहीं हटा रहे, हमें हटा रहे हैं। हमारी जो जगह है या तो उनकी किस्त बांध दो। उधर फरीदाबाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी का अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि जिसकी सूचना महिला के पिता ने पुलिस को दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि महिला और उसके पति की पिछले कई महीनों से आपस में अनबन चल रही थी, जिसको लेकर जो है पति ने उसका अपहरण किया। पुलिस ने इसमें कई टीमों का गठन कर जल्द ही महिला को बरामद करने की बात कही है। हालांकि अभी तक अपहरणकर्ता और महिला का कोई सुराग नहीं लगा है। 27 जून को समय करीब 7:30 बजे थाना सेंट्रल में एक युवती के अगवा करने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना सेंट्रल की टीम मौका पर पहुंची और जहां पर पता चला कि दोनों जो अगवा करने वाला है वो युवती का पति है और जिनका आपस में विवाद चल रहा है और वो काफी दिन से अलग रह रहे हैं और उनको तलाक का भी मामला चल रहा है और जो पति है वो जबरदस्ती युवती को अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए हैं। तो इस मामले में पिता की सूचना पर थाना सेंट्रल में अपहरण की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की 2 टीमें इसमें लगा दी गई है और जल्दी अपहृता को और मामले को कामयाब कर लिया जाएगा और अपहृता को बरामद कर लिया जाएगा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी जो है गर्मी से राहत मिली है और कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश के आगमन से न केवल आम लोगों को जो है इससे राहत मिली है, बल्कि किसानों के चेहरे पर भी खुशी की जो है देखी जा रही है। बारिश के चलते फसलों को लाभ होगा और जिससे किसानों की उम्मीदें बढ़ गई। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी